हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे जो सिलेक्टिव रीडिंग वाला वीडियो था उसके आगे किस तरीके से हमें जाना है। तो इकोनॉमी से 194 हमने देखे थे, क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 10 ईयर्स। तो लगभग 20 क्वेश्चंस हर साल यूपीएससी हमसे इकोनॉमी टॉपिक से पूछता है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज प्रीलिम्स थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीलिम्स थ्रू पीवाईक्यू। प्रीलिम्स थ्रू पीवाईक्यू सिंपल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे, फंडामेंटल नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी है। बट जो लोग एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे ना प्रीलिम्स, और स्पेसिफिकली कोई भी एग्जामिनेशन हो, मेंस में भी पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा रोल है, मेंस के टाइम पे बात करेंगे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की स्टडी नहीं की है और प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, पढ़ते रहो। नोट्स पढ़ने से नहीं होने वाला। आपने रट लिया है, डेफिनेशन याद हो रही है, जब तक आप नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे। और नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका है एमसीक्यू को सॉल्व करना। जिस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमको वो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को अप्लाई किस तरीके से करें। तो ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार से हमारे सब्सक्रिप्शन, हमारी फैमिली बड़ी होती चली जा रही है। और टेलीग्राम चैनल आपको इसको ज्वाइन करना ही है। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मेरी मार्कशीट देखने के लिए, मेरी आंसर शीट देखने के लिए मिल जाएंगी। आप मुझे यहाँ पर डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो अगर आप कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट मुझसे पूछना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो। तो स्टार्ट करें। इकोनॉमिक्स लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ट्रेंड एनालिसिस एज वेल एज लर्निंग, और हम अप्लाइड करेंगे अपनी नॉलेज का। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी देखने का फ़ायदा ये रहेगा, आने वाले सालों में अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको समझना है कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर आपने यूपीएससी के माइंडसेट को समझने की कोशिश नहीं की है तो ये क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशन प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट लगेगी। सिंपल, हर एग्ज़ाम के लिए जीएस का पोर्शन अलग, सेम ही तो है। अगर आप स्टेट पीसीएस की बात करें, वहाँ पर भी इकोनॉमी पूछनी है। एसएससी सीजीएल में भी एसएससी के कुछ ना कुछ इकोनॉमी का पार्ट आता होगा, एनडीए, सीडीएस, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इकोनॉमिक्स वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बट पूछने का तरीका अलग है। यही चीज़ जो हर एग्जामिनेशन की ब्यूटी है। और उस सिलेक्शन प्रोसेस और जिस पोस्ट के लिए, सर्विस के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है, आपके माइंडसेट को चेक किया जाता है कि आपने किसी भी चीज़ को किस लेवल तक समझा है। इसलिए उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझना, पैटर्न को समझना ज़रूरी रहता है। अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट हमारे चैप्टर्स हैं इकोनॉमी के, ये रहेंगे। हम एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस रहेंगे। एक सब टॉपिक को हम उठाएंगे, जैसे हमने उठाया आज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, हम इसकी स्टडी करेंगे और यहाँ से इनडायरेक्टली वो कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। अभी आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते इकोनॉमी के लिए। आप रमेश सिंह मत उठाइए, कोई और भी मत उठाइए। आप तो बस सबसे पहले क्लास 12th की एनसीईआरटी, फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th की, एक 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो है, एक माइक्रो है, और एक बिजनेस स्टडी है। मैंने ये नहीं पढ़ी है, इसको मैंने नहीं पढ़ा, आप इसको पढ़ सकते हो। और मैंने क्लास 9th ऑनवर्ड इकोनॉमी को उठाया था। क्लास 9th, 10th, 11th और 12th, 9th में ही आती है इकोनॉमी अलग से स्पेसिफिक, वहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। अगर एक बार पढ़ लोगे तो कुछ नहीं जाएगा, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, मनी सप्लाई से 8 क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस है, सब टॉपिक है। इससे होता क्या है, इससे सर ये होता है आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। जो यहाँ से जो रेड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेड कलर का टॉपिक है, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है।
हम इन सब टॉपिक को छोड़ के नहीं जाएंगे। और यूपीएससी हो या कोई और एग्जामिनेशन हो, आपको समझना चाहिए कि हम जिस पोस्ट पर जा रहे हैं, हम जिस सर्विस पे जाने वाले हैं, वहाँ की डिमांड ऑफ द सर्विस क्या है, डिमांड ऑफ यूपीएससी क्या है, हमसे डिमांड ऑफ द रोल क्या है, हमें जो रोल मिलने वाला है, हमसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या होंगी। तो यूपीएससी एक पब्लिक सर्वेंट से, सिविल सर्वेंट से, ग्रुप ए ऑफिसर से एनालिटिकल स्किल्स, माइंडसेट की रिक्वायरमेंट एक्सपेक्ट करता है। अगर आप मतलब फिल्टर आउट नहीं कर पा रहे हो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो आप आने वाले समय में जब सर्विस करोगे तो अपने आप को एक क्योस में फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे टास्क को कि विच इज मोर इंपॉर्टेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। हमें उस दिन आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहोगे, कोई भी ऑफिसर आप बनोगे, किसी रोल पे आप बैठे रहोगे, तो आपके पास 10 काम होंगे, लेकिन आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ 5 ही काम कर सकता हूँ आज के दिन, तो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी। इसलिए पब्लिक सर्वेंट को, सिविल सर्वेंट को अपना एनालिटिकल स्किल बढ़ानी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी ही चाहिए। और इसलिए यूपीएससी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की स्टडी करना, एनालिटिकल स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेशनल इनकम अकाउंटिंग से क्वेश्चन है, और नेशनल इनकम अकाउंटिंग से क्वेश्चंस जो हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शंस दे सकता हूँ। एनसीईआरटी में बहुत ही शानदार सिंपल फ्लो चार्ट में आपको द फ्लो ऑफ मनी समझाया गया है कि एक इकोनॉमी कैसे काम करती है। वहाँ पे वर्क प्रोड्यूस होता है, वर्क के एक्सचेंज में आप एक वैल्यू कंपेंसेट करोगे, आपको देना पड़ेगा। अगर आपने किसी से काम करवाया है तो उसको सेम वैल्यू का परचेज कमोडिटी आपको देना पड़ेगा। सेम थिंग, इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है। तो जैसे हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड में वो सारे लोग आ गए, हमारा घर भी, हमारी फैमिली भी, हम सोसाइटी और हम एक इंडिविजुअल भी। तो हमने किसी कंपनी के लिए काम किया, वो हम फर्म बोलेंगे। तो एक इंसान जब कंपनी को के लिए काम करेगा, मान लीजिए फैक्ट्री में आपने काम किया, तो आपको फैक्ट्री वाले वेजेस देंगे। और मान लीजिए आपने कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। आपने अगर किसी को रेंट दिया है, तो रेंट पे कोई घर दिया है, दुकान दी है, कुछ भी, तो आपको रेंट एज अ इनकम मिलेगा। तो ये कंपनी आपको पैसा दे रही है, आपने सर्विसेज किसको दी थी, कंपनी को दी थी। फिर से कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो लोग खरीदेंगे, हम खरीदें, हम कंज्यूम करेंगे। तो फिर रिवर्स प्रोसेस होगी कि फैक्टर्स पेमेंट के बाद गुड एंड सर्विसेज कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया और हमने उनको वापस से उनको पैसे दे दिए। सिंपल आपको बेसिकली समझाऊं कि मैं एक किसी सुपरमार्केट में काम करता हूं, तो मैंने सुपरमार्केट में अपनी सर्विस प्रोवाइड किया, काम किया वहाँ पे किसी कंपनी में, तो वो मुझे सैलरी देंगे। अब उस सैलरी के बाद में मुझे कुछ खाना पीना भी तो है, मेरी भी तो ज़रूरतें हैं। तो मैं उसी सुपरमार्केट में जाऊँगा या किसी और मार्केट में जाऊँगा, तो मैं पैसे खर्च करूँगा। तो मैं पैसे खर्च कंपनी को करूँ, कंपनी मुझे सामान दे रही है, मैंने कंपनी के लिए काम किया था, कंपनी ने मुझे सैलरी दी थी। इस तरीके से इकोनॉमी काम करती है। तो बहुत शानदार फ्लो चार्ट में एनसीईआरटी में समझाया गया है कि इकोनॉमी में पैसे कैसे सर्कुलेट होता है, बनता कैसा है, बनते कैसे हैं पैसे। तो मनी अगर आपको बनाना है, पैसा आपको बनाना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्शन और वर्क। और वर्क और एक्शन यहाँ पे मेरा मतलब है दो, एक फिजिकल वर्क रहेगा और एक रहेगा मेंटल वर्क। आप दो तरीके से काम करिए, फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क, दो तरीके से पैसे कमा सकते हो। आपको इन्हीं दो तरीके से जाना पड़ेगा, इन्हीं दो तरीके से रास्ते से हैं, और कोई रास्ता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड करें। 2015 का क्वेश्चन आया है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। तो आ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी देश में टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो कम हो रहा है। अब टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, सिंपल सा आप समझ गए, किसी देश की जीडीपी कितनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। अब जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है हम पढ़ेंगे आगे से। अगर जीडीपी आप समझते हो तो आप सिंपल समझिए, किसी भी देश में
कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना वैल्यू क्रिएशन हो रहा। तो मॉनेटरी टर्म्स क्या है वैल्यू क्रिएशन की, वैल्यू क्रिएशन कितना हुआ किसी देश में, आप इसको मॉनेटरी टर्म में जब एक्सप्रेस करोगे तो उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह सकते हो इन लूज टर्म। ठीक है, अभी टैक्स का मतलब क्या है, हम अब जब सरकार और गवर्नमेंट किसी भी देश की अथॉरिटी लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है तो उनसे कुछ चार्ज लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। फॉर एग्जांपल हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा रही है, सेफ्टी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, तो इसमें हमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन टैक्स सब लोग नहीं देंगे क्योंकि जो पैसे नहीं कमा रहा वो कहाँ से दे पाएगा। एक फिक्स्ड इनकम के बाद में लोग पैसे देना स्टार्ट करेंगे, जो टैक्स ब्रैकेट कहते हैं। फिलहाल 5 लाख से ऊपर ही है और शायद इस बजट में बढ़ाने की बात हो रही है, बढ़ा भी दिया जाए। तो टैक्स वो लोग देंगे जो एक फिक्स्ड इनकम से ज़्यादा अर्न करेंगे। साथ ही साथ में जीएसटी जैसा टैक्स भी होता है, कई प्रकार, रोड टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस हैं। जब पैसे खर्च करोगे आप तब भी टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो टैक्स कहाँ कहाँ देना है, आप पैसे कमाते हो, खर्च करते हो। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जब किसी देश में टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा तो यहाँ पे 2 कंडीशन बढ़ती है कि ऐसा कब हो सकता है। एक तो ऐसा है कि लोग टैक्स कम दे रहे हैं, टैक्स कम दे रहे हैं इसका मतलब क्या है, टैक्स कम दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि पैसे कम खर्च कर रहे हैं। अगर मैं 100 रुपये का बिस्किट खरीदता हूँ उस पर 5% जीएसटी लगती है, तो वो पहले से एडजस्टेड है उसमें, तब जीएसटी मिलेगी सरकार को। अब मैंने वो पैसे खर्च करना कम कर दिया, वो 100 रुपये की जगह में 50 रुपये पे लेके आऊँगा अपना कंजप्शन, तो टैक्स भी कम हो जाएगा सरकार के पास में। साथ ही साथ में इकोनॉमी में काम नहीं है, सर्विस नहीं है, वर्क नहीं है, एक्शन नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, तो सैलरी कम मिलेगी। सैलरी कम मिलेगी तो टीडीएस वगैरह जो भी कटता है, टैक्सेट करते हैं, इनकम टैक्स कटता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी कम कटेगा, तो सरकार के पास में टैक्स कम जाएगा। तो जीडीपी जो है वैल्यू क्रिएशन इकोनॉमी में डाउनवर्ड हो रहा है, ये हम कह सकते हैं क्योंकि वैल्यू क्रिएशन अगर ज़्यादा हो रहा होता तो लोगों के पास में तो पैसे आते ना। मैंने अगर वैल्यू क्रिएट ज़्यादा की है तो मुझे सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, सैलरी ज़्यादा आएगा तो मेरा डिमांड ज़्यादा, कंजप्शन ज़्यादा करूँगा, भाई शौक बढ़ेंगे ना, शौक तो हर किसी के जेब में पैसे होने चाहिए, वही चीज़ है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अगर किसी इकोनॉमी में टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है तो क्या वो बताता है, फर्स्ट पॉइंट, क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम होना दिखाता है? तो दिखा सकता है, इट मे बी ट्रू। सेकेंड ऑप्शन है लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये कह पाना बहुत ही टेढ़ी चीज है। इस चीज से टैक्स टू जीडीपी पर कैपिटा इनकम थोड़ी ना बता रहा। इक्विटेबल का मतलब है कि देश में 100 रुपये हैं और अगर जनसंख्या यहाँ की 10 लोग हैं देश में, तो 10-10 रुपये सब में बराबर दे दो, ये इक्विटेबल है। लेस इक्विटेबल का मतलब है किसी को 30 रुपये मिल गए, किसी को 5 रुपये मिल गए, किसी को 10 रुपये मिले, किसी को 20 रुपये मिले, इस तरीके से। तो इक्वालिटी नहीं है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सेकंड पॉइंट टैक्स टू जीडीपी रेशियो से रिलेटेड मुझे कनेक्शन नहीं दिख रहा, कनेक्शन है भी नहीं। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए या तो डी या तो ए। आंसर इसका ए है और यहाँ पे यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की में आंसर ए है। और लेकिन एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे ये कहा गया था कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है तो इसे डायरेक्टली नहीं दिखेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो रहा, जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है टैक्स का जो सिस्टम है वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है सरकार का, इसलिए कन्फ्यूजन था। लेकिन इतना डीप में जाना, वही बात है, यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि यूपीएससी के अलावा किसी को भी समझ में का ऑफिशियल आंसर कोई भी नहीं दे पाता। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग से एक क्वेश्चन आया, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अब 2025 के लिए और कभी भी हम इकोनॉमी पढ़ें तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जब हम पढ़ें तो अपने दिमाग को ओपन करते हुए पढ़ें। टैक्स टू जीडीपी रेशियो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी देश के टैक्स टू जीडीपी रेशियो को इम्पैक्ट करेंगे। यहाँ पर आप इन्फ्लेशन कनेक्ट करिए, ठीक है, और डिमांड, कंजप्शन, मनी सप्लाई, इन सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है।
और भी तिगड़म लगा सकता है, यूपीएससी दिमाग लगा सकता है कि अगर किसी इकोनॉमी में देयर इज अ इंक्रीज्ड इन फॉर्मल सेक्टर, देयर इज अ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट विद इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ एनी इकोनॉमी, देन द इम्पैक्ट ओवर टैक्स टू जीडीपी रेशियो विल बी, क्या होगा उसमें, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन पूछते हो पढ़ाई करते करते समय, तब चीज़ें आपको लंबे समय के लिए याद रहेंगी, नहीं तो पढ़ाई करो भूल जाओ, तो आपको लिखने के लिए डेफिनेशन नहीं आने वाली है। इम्पैक्ट पूछा जाएगा, एप्लीकेशन पूछा जाएगा कि इन अ इकोनॉमी देयर इज अ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, देयर इज अ डिक्रीजिंग फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और सैलरीड वर्क, देयर इज अ डिक्रीज इन द सैलरीड वर्क, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ओवर द टैक्स टू जीडीपी रेशियो। तो सैलरी वर्क कम होगा, इसका मतलब है जो इनकम टैक्स जो लोग दे रहे हैं उनके नंबर कम होंगे, क्योंकि सैलरी वाले कम होंगे तो एक फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में जाओगे। इनफॉर्मल सेक्टर में रूल्स रेगुलेशंस कहाँ होते हैं, लेखा जोखा नहीं होता है, कितने लोग कितने मतलब कैश का ज़्यादा होगा फ्लो, और एक डाटा नहीं होता है, तो कितने लोग कमा रहे हैं कितना पैसा कमा रहे हैं किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, तो टैक्स सरकार को कम मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टैक्स टू जीडीपी रेशियो और कौन कौन से फैक्टर इसको इम्पैक्ट करते हैं। आपका होमवर्क यही रहना चाहिए कि आपको इसके फैक्टर्स गूगल एआई से पूछ लो, बता देगा सब कुछ। किस किस सिनेरियो में टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज होगा, किस किस सिनेरियो में टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उसके क्वेश्चन के लिए है थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल बैकग्राउंड से बताया गया है, उसको आप इग्नोर करो तो ज़्यादा अच्छा है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11.7% है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11.7%। वर्ल्ड बैंक ने बोला कितना है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इट शुड बी मोर देन 15%। 15% से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके एक इकॉनमी लंबे समय तक सस्टेन कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है और किसी भी अनवांटेड चेंजेस को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, तो याद रखना है, ये मेंस में आप लिख सकते हो या फिर प्रीलिम्स में भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो पूछा जा सकता है कि इंडियन टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज अबव द 15%, बिलो द 15% कितना है। ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि इंडिया में टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है, भारत गवर्नमेंट के पास पैसा कम है और हमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है ये मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा। और प्रीलिम्स में भी पॉइंट आ सकते हैं कि इंक्रीजिंग द फॉर्मलाइजेशन, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरने के लिए इंस्पायर किए जाएं। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके ऑफिशियल वर्क हो, डाटा कलेक्शन होना चाहिए हर एक चीज़ का, तभी जाके पैन कार्ड से लिंक होने चाहिए बैंक अकाउंट, यूपीआई पेमेंट, तभी जाके आप टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकते हो किसी भी देश में। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो मूविंग टॉवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में फिर से एक क्वेश्चन आया है। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन इकोनॉमी के बारे में ही पूछा गया है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। क्वेश्चन सीधा पढ़ेंगे, अच्छे से अंडरलाइन करते हैं क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। तो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड मतलब 10 साल की बात हो रही है। 2015 में क्वेश्चन आया था, 2015 से पहले 2005, तो 2004-05 से लेकर 2014-15 की बात हो रही होगी। अब पहले क्वेश्चन में आपसे स्टेडली का मतलब होता है लगातार। अगर आपको क्लियर वर्ड समझ में नहीं आए हैं तो आप इसको एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे पाओगे। प्रीलिम्स वर्ड का गेम है, आपकी कंसंट्रेशन पावर का गेम है। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट इज अ रियल जीडीपी, सबसे पहले तो इसको समझना है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हैज़ स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। तो दोनों चीज़ें लगातार बढ़ी हैं। यहाँ पर रेट पूछा गया है पहले ऑप्शन में, दूसरे में वो क्वांटिटी पूछी गई है जीडीपी की मार्केट प्राइस पर। तो जब हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस का मतलब होता है आज
2000 2024-25 में फाइनेंशियल ईयर में जो भी रेट चल रहे हैं मार्केट के, राइस, फ्लोर, व्हीट, ऑयल, हर एक चीज़ के उसी दाम को हम लेंगे अपनी जीडीपी कलेक्ट करने के लिए। तो इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, दैट इज नॉमिनल जीडीपी। क्या बोल देंगे इसको? नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी, रियल जीडीपी में हमारा जो प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहेगा वो बेस ईयर का रहेगा। मतलब हम मार्केट प्राइस पे नहीं जाएंगे, एक पुराने प्राइस पर जाएंगे। 2024-25 चल रही है, बेस ईयर मान लीजिए 2012 या 13-14 रिवाइज किया था अभी, 2012 और 13 जो बेस ईयर है, इसके प्राइस देखेंगे, इसे बोलेंगे रियल जीडीपी। डेफिनेशन क्लियर है? जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द वैल्यू क्रिएशन, द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री विद इन अ ईयर, तो दैट इज जीडीपी। दो प्रकार से जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो, एक पुराने सालों के प्राइस पर, उसे हम बेस ईयर बोलते हैं, रियल जीडीपी होता है। रियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, ठीक है। अगली महंगाई बढ़ गई, 10 रुपये का ब्रेड का पैकेट महंगाई बढ़ने से 50 रुपये में बिकता है। दिल्ली में देखा होगा कई सारे लोगों ने, बच्चों ने, आप समझते हो। अभी जो पानी वाला बारिश के मौसम में जब फ्लड आया था दिल्ली में, तो 30 रुपये का कैंपर 200 रुपये में बिका। अब आप बोलो कि जीडीपी बढ़ गई वहाँ पे, मतलब 20 रुपये की चीज़ अगर 100 रुपये में बिक रही है, तो जीडीपी अगर वो आप 5 प्रोड्यूस कर रहे थे, पहले हो रहा था 100 रुपये, 20 × 5 करोगे 100 रुपये होगा। अब कितना हो रहा है? 500 रुपये। भाई वैल्यू क्रिएशन नहीं बढ़ी यहाँ पर, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर एक फॉल्सिफिकेशन हो गया इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग। इकोनॉमी में फॉल्सिफिकेशन क्या हो गया कि इंडिया की इकोनॉमी 5 गुना बढ़ गई, ऐसा नहीं हुआ था, इन्फ्लेशन हो गया था। इसीलिए इसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, मार्केट प्राइस पर। और इसीलिए रियल जीडीपी को रियल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम कैलकुलेशन के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, स्कीम बनाने के लिए रियल जीडीपी का डाटा देखते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास में डाटा होना चाहिए। थोड़ा सा आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हो, डाटा देखा हो कि लगातार जो रेट है, रेट फर्स्ट पॉइंट में, रेट समझते हो, हर साल बढ़ना, रेट बड़ी बात होती है। यहाँ पर देखो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ है जीडीपी 2020 में, 19-20 में कोविड के कारण नेगेटिव हो गई है। आप ये कैसे भूल सकते हो? लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, तो 2015 के पहले पहले पहुंच जाओ। तो रेट जो रहा है कंप्लीटली बढ़ा नहीं है। रेट का मतलब ये है कि 10% से इंक्रीज हो रहा था, फिर 11% से इंक्रीज हुआ, फिर 12% से इंक्रीज हुआ, फिर 13% से इंक्रीज हुआ। ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। जरूरी नहीं है, किसी साल 10% से इंक्रीज हुआ, किसी 6% से, किसी 7% से, फिर वापस से 4%। जीडीपी ग्रोथ रेट जो प्रोडक्शन है, जो प्रिडिक्शन है, सॉरी, इस बार का 6.7% का प्रिडिक्शन है 2025 और 25 में। तो रेट ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन जो है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है। नॉमिनल जीडीपी लगातार बढ़ी है, और आज के माइंडसेट से क्वेश्चन को नहीं रीड करें। 2015 में क्वेश्चन आया था, 2015 के पहले की बात हो रही है, तो वहां पर नॉमिनल जीडीपी बिल्कुल बड़ी थी, एब्सोल्युटली बड़ी थी नॉमिनल जीडीपी नॉमिनल केसेस में। लेकिन अगर हम बात करें इसके बाद की, अगर आज ये क्वेश्चन आता है तो दोनों ऑप्शन गलत होंगे। रेट तो ऊपर नीचे होता ही है, यहाँ पर नॉमिनल भी नीचे हुआ था बिकॉज कोविड में इतना खतरनाक रिसेशन आया था। तो यहाँ पर देखो 2835, 2671, फिर 3150, 3385। तो अगर आज ये क्वेश्चन आता है, पिछले 10 ईयर्स में, लास्ट डिकेड में नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, रेट वगैरह किस तरीके से लगातार स्टेडली ग्रोथ हुए, तो ऐसा नहीं है। स्टेडली इंक्रीज होना मतलब बहुत ज़्यादा रेयर है इकोनॉमी में। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन आप समझ सकते हो, वही जो मैंने आपको समझाया। लेकिन इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर एक और है, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता? तो आपने जीडीपी समझ लिया,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़, मैं आपको समझा दे रहा जितना मुझे आता है। वैल्यू, किसका वैल्यू? गुड्स का, सामान जितना भी बना देश में, प्लस सर्विसेज जितनी क्रिएट की गई हैं, उन सभी सर्विसेज की वैल्यू। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ एनी इकोनॉमी। विद इन बाउंड्री इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हुआ है वही गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे हम, और कोई चीज़ नहीं लेंगे। इंडिया के बाहर है, इंडियन कंपनी है, लेकिन वो इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होगा। विद इन 1 ईयर, एक फिक्स टाइम इंटरवल में, इस वैल्यू को ही जीडीपी बोलते हैं। अब इस वैल्यू को 2 तरीके से काउंट किया जा सकता है, मैंने आपको बताया। एक तो है मार्केट प्राइस। जब मार्केट प्राइस पे लेंगे तो हम इसको नॉमिनल बोल देते हैं, और जब हम बेस ईयर प्राइस पर लेंगे, ऐसा क्यों करते हैं आपको बता दिया कि एक्चुअल पिक्चर हमें इकोनॉमी की दिखे कि वास्तव में हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, कि सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है। तो बाजी नहीं होना चाहिए। तो बेस ईयर प्राइस हम लेते हैं, इसको बोलते हैं रियल एक्चुअल है। तो 2014-15 की रेट से जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब सच में बढ़ रही होगी, इन्फ्लेशन का कोई काम नहीं है, एक्चुअल यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा है इंडिया में। नाउ द टर्म इज जीडीपी डिफ्लेटर। तो व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? सिंपल, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? हमें गैप बताएगा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में। मतलब मार्केट प्राइस और बेस ईयर प्राइस में डिफरेंस बताएगा जीडीपी डिफ्लेटर। और वो डिफरेंस क्यों होता है? इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से। समझ में आ गया? जो भी गैप है, जो वो एग्जाम्पल समझ में आया था कि 10 रुपये की चीज़ महंगाई हो गई, मतलब कोई फ्लड आ गया, डिज़ास्टर हो गया, कुंभ में चले जाओ, तो बहुत चीज़ वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बिकने लगी। उसकी एक्चुअल कीमत 10 रुपये है, 100 रुपये उसकी मार्केट प्राइस है, तो 90 रुपये इन्फ्लेशन हो गया 90 रुपये। यही जीडीपी डिफ्लेटर हमें बताता है। याद रखना है, जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या बताएगा? इन्फ्लेशन बताएगा कि रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। तो प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी? यहाँ से आपको दे दिया जाएगा कि किसी देश में जीडीपी डिफ्लेक्टर नेगेटिव है या लेस देन 1 है, तो वहाँ का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन कितना हुआ कितना नहीं हुआ, सिंपल। और अगर जीडीपी डिफ्लेटर जो है, नॉमिनल जीडीपी भी 1 कर दो, यहाँ पर भी 1 कर दो, तो 100 हो जाता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर अगर 100 है, इसका मतलब क्या है? तो जीडीपी डिफ्लेटर अगर 100 है, और इसका मतलब सिंपल ये है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों सेम है, मतलब देयर इज अ नो इन्फ्लेशन इन दिस कंट्री। जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वही इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे इन्फ्लेशन का रोल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैपिटल और लेबर अगमेंटेशन से क्वेश्चन आया था 2015 में। द सब्सटीट्यूशन ऑफ, क्वेश्चन इज सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लॉस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन क्या हुआ पहले तो ये समझो। सब्सटीट्यूशन हुआ है किसी चीज का, किस चीज का हुआ है? जो वुडन प्लॉस थे, हल, खेत में हल यूज करते थे, वो लकड़ी के यूज होते थे, लेकिन अब जाके हमने स्टील का प्लॉज यूज करने लगे हैं। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, आपको ये बताना पड़ेगा। पहला, लेबर अगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। क्या लेबर अगमेंट हुआ है? अगमेंट यानी प्रोग्रेस, इनहेंस इन द क्वालिटी। तो लेबर इंप्रूवमेंट हुआ क्या? कैपिटल अगमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, कैपिटल में इंप्रूवमेंट हुआ, या फिर कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कैपिटल में रिड्यूस हो गया, या फिर नन ऑफ द अबव। सबसे पहले आप समझिए कि पहले लकड़ी का यूज करते थे, आज हम ट्रैक्टर से वो स्टील और आयरन स्टील का यूज करते हैं हार्वेस्टिंग के दौरान और सोइंग के दौरान एग्रीकल्चर में। तो इम्प्रूवमेंट तो है ही है, कोई डाउट तो है नहीं इसमें, ये प्रोग्रेस है। तो सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों में से ही है, या तो लेबर इंप्रूवमेंट हुआ या हमारा कैपिटल इंप्रूवमेंट हुआ। अभी लेबर की बात कहाँ से आ गई?
सबसे पहले पहचानो वुडन प्लॉ क्या है। वुडन प्लॉ इज अ टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है, और फिक्स्ड कैपिटल गुड्स है वुडन प्लॉ। ये इकोनॉमिक टर्म है, आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे और बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट यूपीएससी इज आस्किंग कंटिन्यूसली इन ईच एंड एवरी सेगमेंट और सब्जेक्ट। बेसिक फंडामेंटल आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अभी आंसर इसका होना चाहिए था कैपिटल अगमेंटेशन, ठीक है, बी इसका आंसर रहेगा कि कैपिटल अगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है। कैपिटल अगमेंटिंग, कैपिटल मतलब पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल है, तो इनोवेशन इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी डेट स्पेशली इंक्रीज द इफेक्टिवनेस प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल। कैपिटल को प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, उसे हम कैपिटल अगमेंटेशन बोलेंगे। जहाँ तक लेबर की बात है तो लेबर में इफिशियंसी ऑफ लेबर बढ़ेगा, ना कि कैपिटल की। कैपिटल अगमेंटिंग प्रोग्रेस मीन्स विद द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट। तो जब आप लकड़ी का प्लॉ यूज़ करते थे तो आप एक लिमिटेड फील्ड को प्लॉ कर सकते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आप आयरन एंड स्टील का यूज़ करते हो, ट्रैक्टर का यूज़ करते हो, एक लंबे समय तक लंबी फील्ड को टिलेज कर सकते हो, टिलिंग कर सकते हो वहाँ पे। दिस कैन हैपन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन टेक्निक। स्टील प्लॉ हैज़ हायर एफिशिएंसी देन इन अ वुडन वन, इसी की इफिशियंसी बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करें एनसीईआरटी को। लोग एनसीईआरटी को छोड़ के रमेश सिंह पढ़ेंगे, कोचिंग मटेरियल पढ़ेंगे और बहुत सारे फेमस लोगों की फोटो कॉपी उठा लेंगे, 3-3 वॉल्यूम है, 2-2 वॉल्यूम है। बेसिक पढ़ो, फंडामेंटल पढ़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है, जाना था कलकत्ता और पहुंच गए कहीं और, क्योंकि देखा ही नहीं कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में एक और बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटल रियल जीएनपी डू नॉट कैनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। पहले तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझना बड़ी बात होती है यूपीएससी में, तो कि अगर एब्सोल्यूट और पर कैपिटल रियल जीएनपी, भैया जीडीपी पढ़ी थी अभी तो, अब ये जीएनपी नई चीज क्या है? अगर आपको पता है तो थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक यानी घरेलू, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है, एन, और यहाँ पर है डी। तो डी फॉर डोमेस्टिक यानी विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, और एन फॉर नेशनल यानी भारतीय, इंडियन सिटीजन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम वो सारा प्रोडक्शन काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे जो इंडियंस ने प्रोड्यूस किया है, चाहे वो यूएस में हो, चाहे श्रीलंका में हो, कहीं और भी हो, बस वो इंसान भारतीय होना चाहिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। यहाँ पर हम बाउंड्री देख रहे हैं देश की। अगर मैं अमेरिका में काम कर रहा हूँ तो मेरी इनकम जीडीपी में काउंट नहीं होने वाली। आई एम आई इंडियन सिटीजन बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी। However, my income of USA, if I am a Indian citizen working in outside India, I am an NRI, so my income is, my value of production of the goods and services is going to be included in the GNP of India, because it is a gross national production, gross national product. एक माइनर सा डिफरेंस यही है, यहाँ पर बाउंड्री पे फोकस है, देश की बाउंड्री के अंदर अंदर होने चाहिए। अब प्रोड्यूस कोई भी करे तो देश की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो जीडीपी है। यहाँ पर जो भारतीय ने किया, इंडियंस ने किया है, मायने ये रखेगा। सिंपल। अब इतना माइनर डिफरेंस आपको करना है, हर एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपसे इंटरव्यू में यही पूछते हैं, आप फलाने की बातें करोगे, ये सर ये नहीं, जीएनपी ये थी नहीं। उन्होंने पूछा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड द जीएनपी। That is the main difference between the GDP and the GNP. In the place of domestic, there is a word national. National means Indian citizens. Now, the question is, अगर
रियल जीएनपी की बात हो रही है तो रियल का वर्ड मतलब वही है, बेस ईयर वाली प्राइस पर जीएनपी कैलकुलेट की गई है। हमारी जीएनपी बढ़ रही है, सिंपल। भारतीय लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, आपको ये समझ लेना है। लेकिन हम उससे क्या नहीं बता सकते हैं, कैन नॉट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा। लोग, भारतीय लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे बना रहे हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। ऐसी कंडीशन कौन सी हो सकती है? अब क्वेश्चन समझ में आया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल टू कीप पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट। मतलब इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, रेट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वो कम रहा, एग्रीकल्चर का ज्यादा रहा। यार इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर आउटपुट फेल टू कीप विद द पेस इंडस्ट्रियल आउटपुट, वही सेम चीज, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। अब यहाँ जो टॉपिक है, इस सवाल को आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए, देयर इज अ टॉपिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब जाके इसका आंसर बता पाओगे। इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात मतलब ये है कि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। और क्यों नहीं हो रहा डेवलपमेंट? क्योंकि किसी देश में पैसे तो आ रहे हैं, सबके पास नहीं आ रहे। गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा। तो उस देश में डेवलपमेंट नहीं है, उस देश में ग्रोथ है। सिंपल, उस देश में डेवलपमेंट नहीं है, उस देश में ग्रोथ है। क्वांटिटी बढ़ रही है वहाँ पे, तो ग्रोथ एक क्वांटिटी को फोकस करेगा, डेवलपमेंट यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस करता है। सिंपल। और यहाँ पर फोकस हमेशा पैसे पे रहेगा, मॉनेटरी टर्म्स में रहेगा, लेकिन यहाँ पर फोकस ओवरऑल डेवलपमेंट वेलबींग पर रहेगा। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। चलिए भाई साहब वापस आ जाओ। तो किसी देश में ग्रोथ है, डेवलपमेंट नहीं है, वो कंडीशन एक ही है कि वहाँ पे गरीबी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देयर इज अ इंक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। लास्ट था इम्पोर्ट ग्रो फास्टर देन द एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट बढ़ रहा है तो एक्सपोर्ट कम बढ़ रहा है। इम्पोर्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो लोग ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन गिवन थी कि भैया पैसे तो बढ़ ही रहे ना, वैल्यूएशन तो आ ही रही है, जिनमें पैसे ज़्यादा आ रहे हैं लोगों के, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। और पर कैपिटा रियल जीडीपी कैसे पता चलता? अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया, पर कैपिटा जीडीपी। तो इसका आंसर सी होगा। एक्सप्लेनेशन में सिंपल है, एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज टू एनेबल द मैक्सिमम नंबर टू एक्सपीरियंस द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। सेम क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया कि देश में अमीरी बढ़ती चली जा रही है, गरीबी कम नहीं हो रही है, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, वो विकास नहीं है, तरक्की है। देश की तरक्की नहीं है, लोगों की तरक्की, कुछ लोगों की, है ना। जो पहले 100 करोड़ कमाते थे आज वो 500 करोड़ कमाने लगे, गरीबों का भला नहीं हो रहा है इसमें, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है। सबका साथ सबका विकास नहीं होगा अगर इस सिनेरियो में। तो देयर कंसेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीडीपी और पर कैपिटा एनएसडीपी आर नॉट एबल टू कैप्चर दिस एस्पेक्ट डेवलपमेंट, यही कमी है। तो एनसीईआरटी में बेसिक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज अ ड्रॉबैक ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जब कैलकुलेट करोगे या फिर पर कैपिटा कैलकुलेट करोगे तो इसका विड्रॉ क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, सॉरी, इसका डिसएडवांटेज यही है कि हमें ये एक इन्फॉर्मेशन दे देता कि हाँ देश में 100 रुपये हैं और पॉपुलेशन 10 रुपये हैं, तो हमने डिवाइड किया, 10 रुपये आ गया, हर व्यक्ति के पास में 10-10 रुपये हैं, लगभग लगभग हर व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मैं एक्चुअल कंडीशन नहीं बता रहा। बता कौन रहा है? पॉवर्टी कम हुई कि नहीं हुई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ इसका मतलब ये है जो एवरेज आया 10 रुपीज़ का वो सिर्फ एवरेज है, एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में बात ये हो सकती है कि कोई 70 रुपये कमा रहा, कोई 60 कमा रहा, और कोई 60-70, कोई इंसान 40 रुपये कमा रहा, कोई 50 कमा रहा, और कोई 2 रुपये कमा रहा, कोई 1 कमा रहा, कोई 1 कमा रहा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है देश में।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एलिमिनेशन टेक्निक जो भी है बात छोड़ो, लेकिन एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, आप बेसिक को बिल्कुल भी ना भूलें। और ये एनसीईआरटी से लिया गया है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 2010, यहाँ पर है जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रोज पॉजिटिवली एंड वाज हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, हाउएवर देयर वाज ऑलवेज अ फ्लक्चुएशन इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड ऑल दिस थिंग। एनसीईआरटी को इग्नोर बिल्कुल मत करें, पीवाई को इग्नोर बिल्कुल मत करें। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं लगाया तो मुझे नहीं पता कि आप यूपीएससी एग्जाम कैसे क्लियर करोगे। नेक्स्ट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब ये डेफिनेशन है जब से जो हम पढ़ रहे हैं कि भैया जीएनपी क्या कहलाती है, जीडीपी क्या कहलाती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कहलाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या कहलाता है, और नेशनल इनकम क्या कहलाती है। तो चलो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जीडीपी सबसे पहले समझो, जो मैंने समझाया आपको, किसी भी देश में कितना फाइनल गुड्स और सर्विसेज बन रहा है। सॉरी मैंने एक वर्ड आपको इंक्लूड नहीं किया था यहाँ पे, फाइनल। फाइनल का मतलब जो है जो कंजप्शन के लिए रेडी है। अब इसमें और वैल्यू एडिशन नहीं होगा, उसको हम फाइनल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने गेहूँ खरीदा, उसको आटा चक्की से पिसाया, फिर तीसरे बंदे को बेचा, फिर उस इंसान ने उसके बिस्किट बनाए, बिस्किट को पैक किया, फिर सुपरमार्केट में लेके गया, उसको बेच दिया, और उसने रिटेल को बेच दिया, फिर उसने लास्ट में कस्टमर को बेच दिया। तो यहाँ पे फाइनल गुड्स क्या था? फाइनल गुड्स था वो बिस्किट जो लास्ट में कस्टमर के पास पहुंचा। उसकी वैल्यूशन काउंट होगी जीडीपी में, ना कि उस आटे की, ना ही उस बिस्किट की। तो जीडीपी का मतलब आपको समझ में आ गया, एक साल के अंदर किसी देश की टेरिटरी में कितना फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, दैट इज सिंपल जीडीपी। अब जीएनपी क्या है? हम इसमें क्या करेंगे? टोटल इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन द बॉर्डर एंड अब्रॉड। भारतीय लोग जो हमारे प्यारे से देश भारत में रहते हैं और मजबूरन या फिर जानबूझकर बाहर रहने पड़ता है, जो भी है, उसमें जीएनपी कहलाएगा। अब एक वर्ड नया आ गया, नेट। जहां पर भी नेट आपको वर्ड दिखता है इस डेफिनेशन में और इकोनॉमी में, नेट डिमांड कितना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना है, यहाँ पर मतलब है नेट का मतलब एडजस्ट करने के बाद में जो मिले वैल्यू। ठीक है, कि नेट इनकम कितनी है। तो जीडीपी और जीएनपी हमें पता चल गया। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करेंगे? हम एडजस्ट करेंगे जीडीपी को या फिर एनएनपी को डेप्रिसिएशन से। टर्म पे टर्म आते चले जा रहे हैं, और इस तरीके से आप पढ़ाई कर लोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? वियरिंग एंड टीयरिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपने एक सामान खरीदा, गाड़ी खरीदा, उसको हर साल चला रहे हो, डेली चला रहे हो, तो साल दर साल उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है, डेट इज डेप्रिसिएशन। सिंपल है कि आपने उसका यूज़ किया तो वो उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है। तो आपने ली थी 5 लाख रुपए की गाड़ी, लेकिन 2 साल बाद उसको बेचने गए तो मार्केट में 2 लाख रुपए से ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे, 1.5 लाख 2 लाख रुपए, डेट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएट कर गई चीज़। तो जब हम डेप्रिसिएशन से एडजस्ट करेंगे जीडीपी को तो हमें मिल जाएगा एनडीपी, और जब हम एनएनपी को एडजस्ट करेंगे डेप्रिसिएशन से तो मिल जाएगा हमें, सॉरी जीएनपी को एडजस्ट करोगे तो एनएनपी मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि नेशनल इनकम होती क्या है, और नेशनल इनकम हम किसे बोलते हैं, किसी को नहीं पता। क्या जीडीपी को नेशनल इनकम बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते हैं। जीएनपी को? बिल्कुल नहीं। व्हाट इज नेशनल इनकम? जो हम नेशनल इनकम बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या काउंट कर रहे हैं और क्या कैनोट करना चाहते हैं? नेशनल इनकम का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। याद रख लेना बच्चों, मेरे दोस्तों, ये चीज़ याद रख लेना। नेशनल इनकम जो इंसान बोल रहा है तो वो जीडीपी नहीं बोल रहा, जीएनपी नहीं बोल रहा, एनडीपी नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो हमने जीएनपी निकाला था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को एडजस्ट कर देंगे हम डेप्रिसिएशन से तो हमें मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, और हम ये मार्केट प्राइस पे निकालेंगे, इसे बोलते हैं नेशनल इनकम। सिंपल है।
नेशनल इनकम में क्या क्या काउंट रहेगा, कई बार यूपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट कॉस्ट क्या होती है, ये और दिन पढ़ लेंगे किसी और वीडियो में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। और यहाँ पर सिंपल आप ये समझ लें कि फैक्टर कॉस्ट मतलब किसी भी चीज़ को बनाने में एक्चुअल पैसा कितना लगा। अगर मैंने अपनी दुकान खोली, उस दुकान में मैंने अपनी मेहनत की है, रॉ मटेरियल खरीदा और अपना जितना भी मैंने लेबर लगाया, तो एक्चुअल प्राइस मुझे 10 रुपये की चीज़ पड़ी है, ये पेन मैंने 10 रुपये का बना लिया। अब मुझे मार्केट में लेके जाना है तो इसका प्रॉफिट नहीं लूँगा मैं, तो मैं मार्केट में इसको 15 रुपये में बेचूंगा। 10 रुपये की चीज़ है, डेट इज़ फैक्टर कॉस्ट। 1 रुपये इस पर टैक्स देना है मुझे, इसकी मार्केटिंग करनी 1 रुपये की, 12 रुपये हो गए, 3 रुपये मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने 15 रुपये का इसको बेच दिया, डेट इज़ मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट होती है जो एक्चुअल फैक्टर पेमेंट से बनती है चीज़। अब मार्केट प्राइस में क्या आ जाता है, हमने बता दिया आपको, टैक्स वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसलिए नेशनल इनकम में हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको ऐड कर लो भाई, नेट नेशनल प्रोडक्ट द फैक्टर कॉस्ट मतलब नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स दिए हैं वो हटा दो और सब्सिडी उसमें ऐड कर दो। बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है नेशनल इनकम की। अगर इस फॉर्मूले को याद कर लोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा कि नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कैसे मिलती है, मार्केट प्राइस से हम सारे के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देंगे, सब्सिडी को ऐड कर देंगे, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ लें जल्दी से। डेस्पाइट हाई सेविंग इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा पैसे बच रहे हैं, हाई सेविंग हो रही है, पैसे बच जरूर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू, पैसे बहुत ज़्यादा बच रहे हैं लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन जो हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द आउटपुट, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, पैसे बहुत बच रहे हैं लोगों के पास में, छिपा के उनने सोना खरीद के घर में रख लिया, मार्केट में पैसा नहीं आ पा रहा, करप्शन का पैसा है तो वो प्रोडक्शन में काम नहीं हो पा रहा, मनी सप्लाई में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा उसका, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, नॉट पूछा है। चलो ऑप्शन पढ़ लेते एक बार। वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पॉसिबल है, इलिटरेसी, आउटपुट क्यों नहीं बढ़ेगा भाई, मेहनत तो करता ही है अनपढ़ इंसान, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, अब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो पर कैपिटा नहीं बढ़ेगी ना, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है, इसका मतलब ये है कि हाई सेविंग इकोनॉमी है, पैसे बहुत ज़्यादा बचते हैं लोगों के पास में, कैपिटल फॉर्मेशन होता है लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए था। मतलब अगर 10% इम्प्रूवमेंट हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन में तो प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ 2% इंक्रीज हो रहा, इस तरीके के क्वेश्चन। तो आंसर इसका डी होना चाहिए, कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत कम है। और इसका मतलब क्या होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि कैपिटल फॉर्मेशन मींस, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले बोलते हैं इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन द कंट्री, इन अदर वर्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स मार्किंग ऑफ मोर कैपिटल गुड्स सच एज अ मशीन, टूल, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, मशीन है, मोबाइल हैं, जिससे वो प्रोडक्शन करते हैं, वो सारे मशीन है, वो इक्विपमेंट है, प्रोडक्शन करने की मशीनरी बढ़ गई है, वो कैपिटल फॉर्मेशन है। For making additions to the stock of capital, saving and investment is essential. Capital output ratio is the amount of capital needed to produce 1 unit of output. Efficiency कम है किसी इकोनॉमी में तब कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कैपिटल आपने बढ़ा लिया, उसका प्रोडक्शन यानी आउटपुट जो रिजल्ट है उसका इफिशियंसी बहुत कम है, इफिशियंसी बढ़ी नहीं रही, आउटपुट है ही नहीं, इसीलिए वहाँ का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा। समझ में आ रहा, पहले एक मशीन काम करती थी, फोटोकॉपी कर रही थी या फिर मशीन बनाती थी, पापड़ बनाती थी, कुछ भी करती थी ऐसे में, है ना, तो आपने एक मशीन की जगह 4 मशीनें और लगा ली लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इफिशियंसी कम है। सपोज इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट इज 32% ऑफ द जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस level of investment is just 8%. Here 32 rupee investment produce an output of 8 rupee, capital output ratio is 32 to 8। बस कैपिटल कितना बना,
समझ में आ रही है? आपने 32 इन्वेस्ट किए थे, बना 8, 4, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो जस्ट 4 है। तो हम कह सकते हैं एक यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एक यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें 4 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। हमें कैपिटल का 4 यूनिट चाहिए पड़ता है। ये इफ़िशियंसी अच्छी नहीं है, मतलब इफ़िशियंसी लो इफ़िशियंसी इकोनॉमी की। कैपिटल आउटपुट रेशियो समझ में आया? कैपिटल आउटपुट रेशियो सिंपल है, कैपिटल अपॉन आउटपुट। कैपिटल अपॉन आउटपुट, इसी को बोलेंगे हम कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो हमने कैपिटल इन्वेस्ट कितना किया और आउटपुट हमें कितना मिलता है, उस दोनों का कंपेयर करोगे तो हमें जो रेशियो मिलेगा उसे बोलेंगे कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो किसी देश में कैपिटल बढ़ रहा है, इनमें सेविंग बढ़ रही है, लोग पैसा बचा रहे हैं, दबा के रख रहे हैं, कुछ बैंक में जाएगा, बैंक लोन ज़्यादा देगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा वहाँ से, लेकिन प्रोडक्शन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा। समझ में आ रहा? एग्जाम्पल बहुत अच्छा है यहाँ पे कि किसी देश में इन्वेस्टमेंट 32% आता है उसकी जीडीपी का, कुल जीडीपी का 32% इन्वेस्टमेंट आया इस साल, ग्रोथ रेट कितना है? 8%, बिकॉज कैपिटल आउटपुट रेशियो इज़ वेरी लो, इफिशियंसी बहुत कम है। सिंपल। और even though basic concept is not directly covered in NCERT, additional information, incremental output capital output ratio एक और यहाँ पर concept है। Incremental capital output ratio is a metric that assess the marginal amount of investment capital necessary for a country or other country to generate the next unit of production। तो वही है, हमें दूसरा यूनिट बनाने के लिए कितना और उसमें ऐड करना पड़ेगा जब जाके एक नया प्रोडक्शन हो सकता है। थोड़ा सा हैवी हो रहा होगा तो इसको आप आराम से पढ़ना, मैं किसी और लेक्चर वीडियो में डिटेल डेफिनेशन पढ़ा दूंगा, इन सब चीज़ों की समझा दूंगा। अभी के लिए आगे चलते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। अब 2022 में क्वेश्चन आया रियल सेक्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कंस्टिट्यूट द रियल सेक्टर। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला प्रीलिम्स मैंने दिया था, क्वालिफाई भी किया था, ये वाला क्वेश्चन भी किया था, पहली बार किया था, उसी मतलब पढ़ा था मैंने पहली बार, ये टर्म पढ़ा था रियल सेक्टर क्या होता है, ये रियल सेक्टर क्या होता है मैंने पहली बार वहाँ पे पढ़ा। रियल एस्टेट सबने पढ़ा है, मुझे तो यही लग रहा था और सबको यही लग रहा था कि रियल एस्टेट की जगह रियल सेक्टर, ये सेम ही तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रियल सेक्टर का मतलब क्या है? ऐसे कुछ की सेक्शन है एक्टिविटीज़ के हमारी इकोनॉमी के, दिस सेक्टर परसुएड इकोनॉमिक आउटपुट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इकोनॉमिक सेगमेंट एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, टेक्सटाइल मिल कन्वर्टेड रॉ मटेरियल, increase economic output, enters progress the GDP. The sector is crucial for the sustainability of the economy because of its productivity capability to meet nation's aggregate demand. तो कुछ सेक्टर, कुछ एक्टिविटी हमारे देश में एक फंडामेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको हम रियल सेक्टर बोलते हैं। फार्मिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, जिनके बिना रॉ मटेरियल दूसरे इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा और वो इंडस्ट्री ठप हो सकती हैं। नाउ एक होता है फाइनेंशियल सेक्टर। अब फाइनेंशियल सेक्टर क्या है? फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज और कॉमर्शियल सर्विसेज रिटेल कस्टमर्स को। फाइनेंशियल सेक्टर जनरेट अ गुड पोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द लोन एंड मॉर्टगेजेस। दिस सेक्टर कंप्राइज अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल इंक्लूड। सिंपल है। तो इम्पोर्टेंस के बेसिस पर सेक्टर इकोनॉमी के दो तरीके से हैं यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। एक हो गया रियल और एक हो गया फाइनेंशियल। फाइनेंशियल तो आसान है समझना, पैसे से रिलेटेड है, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, बैंक, एनबीएफसीज, इंस्टीट्यूशंस, ये सारे के सारे। रियल सेक्टर इकोनॉमी को जो दौड़ा रहे हैं, चला रहे हैं, डेली रॉ मटेरियल बना रहे, डेली प्रोडक्शन कर रहे, डेली इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे, उनके बिना नहीं चल पाएगा ये कुछ भी। तो जैसे हमारा एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये सारे रियल सेक्टर में आएंगे। अब सुनो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कंस्टिट्यूट द रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। कौन कौन से एक्टिविटी रियल सेक्टर में आते हैं देश के, ये सारी चीज़ें हमें बताना है। पहला है फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, बिल्कुल सही है, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप। क्रॉप नहीं आएगा, कॉटन की क्रॉप नहीं आएगी, शुगर केन नहीं आएगा,
तो शुगर मिल कैसे चलेगी, शुगर और कॉटन नहीं आएगा तो फिर आगे वो टेक्सटाइल मिल कैसे चलेगी, तो टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन टू फैब्रिक, बिल्कुल सही बात है। कॉमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टू द ट्रेडिंग कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स, दो तो 3 और 4 नहीं होने चाहिए, तो आंसर होना चाहिए था 1 and 2 ओनली, और मैंने यही लगाया था। एलिमिनेशन टेक्निक इसमें ये काम की थी मेरी। कॉमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी एंड कॉर्पोरेट। मेरा दिमाग क्या काम किया था मैं आपको बता रहा। पहले के 2 ऑप्शन चूज पढ़ो, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप और टेक्सटाइल मिल, दोनों एक्टिविटी कैसी लग रही हैं, एक फिजिकल एक्टिविटी है, जो इकोनॉमी में आप काम करते हो, फील्ड वर्क है, फील्ड इकोनॉमी है। 3 और 4 आप थोड़ा पढ़ के देखो, कॉमर्शियल बैंक ने किसी को लोन दिया, इसमें ज़्यादा फिजिकल फील्ड का काम नहीं है, फिजिकल स्ट्रक्चर का काम नहीं है। 4th वाले में कॉर्पोरेट बॉडी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसी, इन्वेस्टमेंट का काम है, पैसे का काम है। तो पहले 2 में मुझे लगा यहाँ पर फिजिकल स्ट्रक्चर है जो हटके हैं। 3 और 4 मुझे इसका आंसर बिल्कुल भी पता नहीं था, पहली बार मैंने पढ़ा था, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक मेरी काम की थी और इससे मुझे ये शायद सही हो गया मेरा। कैसे हुआ मैं बता रहा, ए और 1 and 2 ऑप्शन आप पढ़िए, 3 and 4 से अलग हैं। अब इन चारों का मिक्सचर मुझे नहीं आ रहा था समझ में कि ये ऑप्शन होना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा था, या तो ऑप्शन होगा तो ये होगा, हाँ चलो एक चारों के साथ सही है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, या तो 1 2 होना चाहिए तो ये रहा ऑप्शन, या तो 3 and 4 होना चाहिए था। 3 और 4 में 1 और 2 साथ में आ रहे थे, बी और सी एलिमिनेट यहां से हो गए थे। तो अपना जो फेवरेबल कंडीशन थी, या तो 1 और 2 आंसर था, या तो 3 and 4, 1 and 2 मुझे मिला, मैंने वो लगाया। इसका आंसर मुझे वहां पे नहीं पता था, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करती है, या फिर जो भी, अब मैं इसको क्या बताऊं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मेरा लॉजिक क्या था। या तो आंसर 1 and 2 में था, यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर दिख रहे थे दोनों ऑप्शन में, 3 और 4 में कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब फील्ड वर्क नहीं है, काम नहीं हो रहा वहां पे, एक सर्विस है, टर्सरी सेक्टर है। 3 and 4 टर्सरी सेक्टर है, 1 and 2 प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल है, इसलिए मुझे ये सही लगा था और मेरा वो सही निकला था। क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज बेसिक फंडामेंटल ऑफ द इकोनॉमी विथ रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी। फिजिकल कैपिटल की बात हो रही है, फिजिकल कैपिटल का मतलब ऐसी सारी की सारी चीज़ें जो हमें पैसे कमाने में मदद करती हैं और जिनका अस्तित्व वास्तव में है, वो फिजिकल होती हैं। तो है इनमें से कौन सी चीज़ है, विथ रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन इकोनॉमी हाउ मैनी अबव आर करेक्टली मैच, सही पूछी गई हैं, ये पढ़ना भी जरूरी है। कुछ और पूछा है, बता के कुछ और आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है फार्मर्स प्लॉ, वर्किंग कैपिटल है, कंप्यूटर एक फिक्स्ड कैपिटल है, यार्न यूज्ड बाय द वीवर इज फिक्स्ड कैपिटल, पेट्रोल इज अ वर्किंग कैपिटल। 2 वर्ड हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, बहुत माइनर सा डिफरेंट है। फिक्स्ड लॉन्ग टर्म काम करती है, फिक्स्ड कैपिटल आपने कंप्यूटर ले लिया 10 15 20 साल चलेगा कंपनी में, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल टेम्परेरी और शॉर्ट, 1 दिन 2 दिन इतना काम करेगा, वो टेम्परेरी होता है। फार्मर प्लॉ वर्किंग कैपिटल है, बिल्कुल भी नहीं है, फिक्स्ड कैपिटल है, लंबा चलेगा। कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल, बिल्कुल सही होना चाहिए। यार्न यूज बाय द वीवर, यार्न उसने यूज़ किया, रॉ मटेरियल था, कुछ और बन जाएगा, खत्म हो गया, वो तो वर्किंग कैपिटल था, ये नहीं होना चाहिए। और इसका आंसर होना चाहिए पेट्रोल वर्किंग कैपिटल है, बिल्कुल पेट्रोल 1 दिन 2 दिन आपने कंटिन्यू में आपको जो चाहिए है, बार बार चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसे तो कमा रहे हैं हम पेट्रोल से। जो स्विगी जोमेटो वाले लोग हैं पेट्रोल का यूज़ नहीं करेंगे, गाड़ी का यूज़ नहीं करेंगे, तो डिलीवरी कैसे करेंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, तो पेट्रोल इन दिस केस इज़ अ वर्किंग कैपिटल। तो पूछा गया है कौन सा सही है, ओनली 1 सही, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। ओनली 2 सही है तो आंसर बी होना चाहिए, आंसर इसका बी है। और फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, और लॉन्ग टर्म असेट है, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। वर्किंग कैपिटल क्या है, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द सेक्टर्स of Indian economy consider the following pair.
इकोनॉमी एक्टिविटी पूछी है और कौन से सेक्टर का कौन सा एग्जाम्पल है। क्लास 10th में, क्लास 9th में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब स्टोरेज जो बनाए जाते हैं, वेयर हाउसेज बनाए जाते हैं, डेट पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे, तो टर्सरी सेक्टर है। पहला गलत। डेयरी फार्म, डेयरी फार्म मतलब आप दूध बेच रहे हो। अब यहाँ पे दूध बेच रहे हो तो प्रोसेस करके तो बेचोगे नहीं, पैकेट करके बेचोगे तो मैन्युफैक्चरिंग मिल अलग कहलाती है। फार्म, डेयरी फार्म, डेयरी फार्म मतलब गाय भैंसे पाली हैं आपने, तो ये तो होना चाहिए प्राइमरी, होना चाहिए। इस पर मुझे डाउट है, मतलब क्लियर नहीं है मैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन 100% क्लियर है, मिनरल एक्सप्लोरेशन इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अबव आर करेक्ट। जब एक गलत है ऑल 4 नहीं होंगे। वीविंग क्लॉथ, वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी सेक्टर है, बिल्कुल है सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि बिकॉज रॉ मटेरियल का यूज करके क्लॉथ बनाया जा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में आना चाहिए। तो 4 सही है, स्टोरेज वाला सही नहीं है, करेक्ट पूछा गया है। तो 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। डेयरी फार्म और वीविंग क्लॉथ, या तो ए है या तो बी है, आंसर बी है इसका। मतलब डेयरी फार्म इज अ प्राइमरी एक्टिविटी एज वेल एज मिनरल एक्सप्लोरेशन इज अ, अब ये तो गलत है, वीविंग क्लॉथ इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी, ये सही था। ओनली 2 आर करेक्ट, याद मैं रखूँगा यहाँ से। जो डेयरी फार्म है और यहाँ से डेयरी फार्म का मतलब क्या हो रहा है वो अपन पढ़ लेंगे। इनकरेक्टली मैच्ड प्राइमरी सेक्टर, ऑक्यूपेशन वाइज इकोनॉमी इज ब्रॉडली डिवाइडेड टू प्राइमरी, जो प्राइमरी होता है काम, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है। प्राइमरी काम में हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करोगे, वो प्राइमरी कहता है। एग्जाम्पल के लिए माइनिंग हो गया, मिनरल एक्सप्लोरेशन हो गया, फिशिंग, डेयरी फार्मिंग हो गया और फार्मिंग हो गई। अब ये एक्टिविटी और एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, 100% ये क्वेश्चन आता ही है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या करेंगे हम, उन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस करके एक नई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में एक नया प्रोडक्शन करेंगे। बाइसिकल हो गया, स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया। टर्सरी सेक्टर में हम इन दोनों सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, प्रोड्यूसिंग ओनली सर्विसेज, बैंक, ट्रांसपोर्ट, शॉप, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट, ये सारे के सारे टर्सरी सेक्टर हो गए। फंडामेंटल एनालिसिस और फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिक से। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ लीजिए। मेजरली 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। फिर 2 सेक्टर नए हैं, क्वाटरनरी और क्वीनरी। तो प्राइमरी हमने देख लिया, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज़, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करोगे, कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर कहलाने लगता है। और जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सर्विस प्रोवाइड कराओगे, सर्विस ओनली एंड ओनली सर्विस, दैट इज नोन एज टर्सरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर क्या कहलाता है बेटा, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ है, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी, नॉलेज के बेस पे आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल, ब्लॉग करना, यूट्यूब ब्लॉगिंग आपका कहाँ पर आएगा, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में आना चाहिए। और क्वीनरी एक्टिविटीज़ होती हैं इंटेलेक्चुअल बेस्ड मैक्रो लेवल एक्टिविटी, बहुत बड़े लेवल पर आप इंटेलेक्चुअल काम करने लगोगे तो उसको बोला जाएगा क्वीनरी एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप स्टार्ट करना, बिजनेस करना, हायर लेवल थिंकिंग के साथ में, इनोवेशन के साथ में बिजनेस करना, एलॉन मस्क डूइंग क्वीनरी एक्टिविटी। सिंपल, दिस सेक्शन इज नॉर्मली कवर्ड अंडर द इकोनॉमिक ज्योग्राफी और एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो ये खत्म हुआ हमारा लेक्चर, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मेरा ऑप्शनल PSIR है, तो इस PSIR चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें अगर आपका ऑप्शनल PSIR है। ये हमारा जनरल टेलीग्राम चैनल है, इनविंसिबल एस्पिरेंट का ऑफिशियल चैनल है। आपको स्टडी मटेरियल, ये PDF लिंक सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, आप मुझे DM कर सकते हो डायरेक्ट। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी हों और लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।